किसानों की जमीन वक्फ बोर्ड को सौंपे जाने के मामले में हो हल्ला मचने और सियासत गरमान के बाद कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने कदम पीछे खींच लिया। कर्नाटक सरकार के राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव ने सभी क्षेत्रीय आयुक्तों और जिलाधिकारियों को वक्फ के मुद्दे पर चिट्ठी लिखी। राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव ने चिट्ठी में लिखा है कि वक्फ बोर्ड की तरफ से किसानों को दिए गए सभी नोटिस वापस लिए जाएं। साथ ही ये भी कहा है कि किसी भी प्राधिकरण ने अगर नामांतरण यानी म्यूटेशन का आदेश दिया है तो उसे भी वापस लेकर म्यूटेशन का काम बंद किया है। बीते दिनों ही जानकारी सामने आई थी कि कर्नाटक वक्फ बोर्ड ने तमाम किसानों की जमीन पर नाम लिखवा ली है। ये भी सामने आया था कि राजस्व रिकॉर्ड में जमीन का म्यूटेशन भी तुरंत कर दिया गया है। किसानों की जमीन पर वक्फ बोर्ड के कब्जे का खुलासा होते ही कर्नाटक में विपक्षी बीजेपी ने इसे बड़ा मुद्दा बना लिया। बीजेपी ने कर्नाटक की कांग्रेस सरकार के सीएम सिद्धारमैया पर ही सीधा आरोप लगाया और उनके निर्देश पर किसानों से जमीन छीनकर वक्फ बोर्ड के नाम की गई। बीजेपी लगातार इस मुद्दे को उठा रही थी। नतीजों में कर्नाटक की सियासत गरमाई हुई थी। इसके बाद अब कर्नाटक सरकार ने वक्फ बोर्ड और राजस्व विभाग की तरफ से उठाए गए कदमों को रोकने का काम किया। बता दें कि देश भर में वक्फ बोर्डों के कामकाज को लेकर इस तरह से सवाल उठते रहे हैं। पिछले दिनों ही तमिलनाडु का एक और मामला सामने आया था, जहां एक गांव पर ही वक्फ बोर्ड ने दावा कर दिया था, जबकि वहां बहुत प्राचीन मंदिर भी है। इसी तरह बिहार के एक गांव में वक्फ बोर्ड ने अपनी जमीन होने का दावा किया था और वहां लोगों को नोटिस भेजे थे। गुजरात के सूरत में तो वक्फ बोर्ड ने नगरपालिका के भवन पर ही दावा ठोक दिया, जिसके बाद गुजरात हाईकोर्ट ने रद्द किया। दरअसल वक्फ बोर्ड के पास असीमित ताकत है, वो किसी भी जमीन को अपना बता सकता है। इसके खिलाफ सिर्फ वक्फ बोर्ड और वक्फ ट्रिब्यूनल में ही सुनवाई होती है। वक्फ बोर्ड के ऐसे ही कामकाज पर रोक लगाने के लिए मोदी सरकार संशोधन बिल लाई थी। फिलहाल इस बिल पर जेपीसी में चर्चा जारी है। वहीं महाराष्ट्र के अकोला में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा कि महाराष्ट्र में चुनाव के नाम पर कर्नाटक में वसूली डबल हो गई है। पीएम मोदी ने कहा कि चुनाव महाराष्ट्र में है और वसूली कर्नाटक में हो रही है। आरोप है कि कर्नाटक में इन लोगों ने शराब के दुकानदारों से 700 करोड़ रुपए की वसूली कराई। पीएम मोदी ने कहा कि जहां कांग्रेस की सरकार बन जाती है, वो राज्य कांग्रेस के शाही परिवार का एटीएम बन जाता है। इन दिनों हिमाचल, तेलंगाना और कर्नाटक कांग्रेस के शाही परिवार के एटीएम बन गए हैं। यहाँ वसूली डबल हो गई है। आप कल्पना कर सकते हैं कि जो कांग्रेस से पार्टी घोटाला करके चुनाव लड़ रही हो, वो चुनाव जीतने के बाद कितने घोटाले करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमें महाराष्ट्र में बहुत सावधान रहना है। हम महाराष्ट्र को महाअघाड़ी के महा घोटालेबाजों का एटीएम नहीं बनने देंगे। महाराष्ट्र का आशीर्वाद बीजेपी के साथ है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस पार्टी जानती है, देश जितना कमजोर होगा, कांग्रेस उतनी मजबूत होगी। इसलिए अलग अलग जातियों को लड़ाना चाहती है और यही कांग्रेस की फितरत है। आजादी के बाद से ही कांग्रेस ने कभी हमारे दलित समाज को एकजुट नहीं होने दिया। कांग्रेस ने हमारे एसटी समाज को भी अलग जातियों में बांट कर रखा। ओबीसी नाम सुनते ही कांग्रेस चिढ़ जाती है। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक लिए देखते रहिए लाइव टीवी न्यूज। मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी में हो गई लड़ाई, अंदर की बात भी आई बाहर। महाराष्ट्र, झारखंड में चुनावी घोषणा पत्र आने से ठीक पहले कांग्रेस खुद अपने आप को कई सवालों के कटघरे में खड़ा कर चुकी है। क्या कांग्रेस जितना बजट होता है उससे ज्यादा का वादा करके वोट मांगती है? क्या कांग्रेस चुनावी राज्यों में जिन वादों की गारंटी बताती है उनकी खुद की गारंटी नहीं होती? क्या कांग्रेस ऐसे वादों पर वोट मांगती है जिन्हें पूरा करना सरल ही नहीं होता? क्या कांग्रेस की गारंटी अधूरी ही रह जाती है? सवाल उठे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान की वजह से, जो उन्होंने कांग्रेस शासित कर्नाटक के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम के बीच बैठ कर दिया था। राज्य के बजट की चादर जितना ही वादों का पैर पसारने की बात अब कांग्रेस करती क्यों दिखी? क्या हिमाचल में अधूरे रह गए वादों का असर हरियाणा चुनाव तक पड़ने की वजह से कांग्रेस के भीतर आत्मचिंतन शुरू हुआ है? यहाँ तक कि राहुल गांधी ने भी कहा कि हम बजट के आधार पर महाराष्ट्र में गारंटी की घोषणा करेंगे। अब इसी को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को महाराष्ट्र के बुलडाणा जिले के मलकापुर सभा के दौरान कई चौंकाने वाले दावे किए। अमित शाह ने दावा किया कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी नाराज हो गए हैं। उन्होंने कहा कि महाविकास आघाड़ी ने बहुत सारी गारंटी देने का ऐलान किया है, लेकिन अब मल्लिकार्जुन खड़गे ने जब सच बोल दिया तो कांग्रेस सांसद राहुल गांधी बहुत ही नाराज हो गए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि जो भी वादे करें उसे पूरा जरूर करें, लेकिन कांग्रेस ने हिमाचल, कर्नाटक और तेलंगाना में जो वादे किए थे उसे पूरे नहीं किए। महाविकास आघाड़ी झूठी गारंटी देती है। इसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कांग्रेस को घेरा था। पीएम मोदी ने कहा था कि कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी विकास करने की बजाय पार्टी की अंदरूनी राजनीति और लूट में व्यस्त है। इतना ही नहीं, वे मौजूदा योजनाओं को भी वापस लेने जा रहे हैं।
पीएम मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा था कि देश के लोगों को झूठे वादे की कांग्रेस प्रायोजित संस्कृति के खिलाफ सतर्क रहना होगा। हमने हाल ही में देखा कि कैसे हरियाणा के लोगों ने उनके झूठे को खारिज कर दिया और एक ऐसी सरकार को पसंद किया जो स्थिर, प्रगति उन्मुख और कार्रवाई से प्रेरित हो। पूरे भारत में यह एहसास बढ़ रहा है कि कांग्रेस को वोट देना मतलब गैर शासन, खराब अर्थव्यवस्था और बेमिसाल लूट के लिए वोट देना है। भारत के लोग विकास और प्रगति चाहते हैं, न कि वही पुराने कांग्रेस के फेक प्रॉमिस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हिमाचल प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं दिया जाता। तेलंगाना में किसान अपने वादे के मुताबिक छूट का इंतजार कर रहे हैं। इससे पहले छत्तीसगढ़ और राजस्थान में उन्होंने कुछ भत्ते देने का वादा किया था जो 5 साल तक लागू नहीं हुए। कांग्रेस किस तरह काम करती है, इसके कई उदाहरण हैं। उन्होंने कहा था कि हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना में कांग्रेस की सरकारें हैं। वहां विकास की गति और वित्तीय सेहत बद से बदतर होती जा रही है। उनकी तथाकथित गारंटी अधूरी पड़ी है, जो इन राज्यों के लोगों के साथ एक भयानक धोखा है। ऐसी राजनीति का शिकार गरीब, युवा, किसान और महिलाएं हैं, जिन्हें इन वादों का लाभ भी नहीं मिल रहा। कांग्रेस पार्टी को यह एहसास हो रहा था कि झूठे वादे करना आसान है, लेकिन उन्हें सही तरीके से लागू करना मुश्किल या असंभव। वे अभियान दर अभियान लोगों से ऐसे वादे करते हैं जिन्हें वे कभी पूरा ही नहीं कर पाएंगे। अब वे लोगों के सामने बुरी तरह बेनकाब हो गए हैं। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए लाइव टीवी न्यूज। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर सभी दलों का प्रचार अभियान तेज हो गया है। झारखंड विधानसभा चुनाव प्रचार के बीच नेताओं का एक दूसरे को दलों में शामिल होने का सिलसिला भी जारी है। 2 दिन बाद पहले चरण की वोटिंग होनी है। पहले चरण के मतदान से पहले ही कांग्रेस को बड़ा झटका लग गया है। कांग्रेस के सीनियर लीडर आदित्य विक्रम जायसवाल ने बीजेपी का दामन थाम लिया। वह सोमवार को बीजेपी में शामिल हो गए। भाजपा में शामिल होने के दौरान वह मंच पर भावुक दिखे। बोलते बोलते उनका गला भी भर गया और आंखें भी नम हो गई। आदित्य विक्रम जायसवाल ने कहा, आज मैं 5वीं पीढ़ी का कांग्रेसी था। मेरे पूर्वजों को अंग्रेजों ने जहर देकर मारा था। आज मैं बहुत दुखी भी हूँ और काफी खुश भी हूँ। दुखी इसलिए क्योंकि बहुत ही भावुक पल है मेरे लिए। हम लोग हमेशा राष्ट्रवाद के पुजारी रहे हैं, लेकिन बीते दिनों कांग्रेस और जेएमएम की जो सरकारें हैं वह स्वार्थवाद में काम कर रही हैं। अगर झारखंड को बचाना है तो भाजपा की सरकार बनाना जरूरी है। यहाँ युवाओं के साथ खिलवाड़ हुआ, यहाँ महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। यही सब सोचते हुए हम लोगों ने भाजपा ज्वाइन किया है। स्पीच के दौरान आदित्य विक्रम जायसवाल भावुक हो गए। वह रोते हुए दिखे। उन्होंने भारी आवाज में कहा, बहुत ही भावुक पल है मेरे लिए। जो 5 पीढ़ी से देश की सेवा हम लोगों ने की, आज उनको छोड़कर हम लोग यहाँ आए हैं। झारखंड के हितों के लिए आए हैं। मैं झारखंड के लोगों से विनती करूंगा, आप लोग सोच समझकर मतदान करिए, भाजपा की सरकार बनवाइए। इसके बाद आदित्य विक्रम जायसवाल अपनी नम आंखों को पोंछने लगे। उन्होंने आगे कहा, मेरे पूर्वजों ने देश की सेवा की। अंत में ये कहना चाहूंगा कि झुक झुक कर खड़ा हुआ हूँ मैं। अब झुकने का शौक नहीं। हालातों की भट्टी में जब जब तुम मुझको झोंकोगे तब तब कर सोना बनूंगा। हमें कब तक रोकोगे। आदित्य विक्रम जायसवाल झारखंड में कांग्रेस का बड़ा चेहरा थे। वह पार्टी के वरिष्ठ नेता भी थे। प्रोफेशनल कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रह चुके आदित्य विक्रम जायसवाल पार्टी से काफी नाराज बताए जा रहे थे। दरअसल वह रांची विधानसभा सीट से टिकट चाहते थे। जानकारी के अनुसार बता दें कि बीती रात रांची एयरपोर्ट पर पीएम मोदी से आदित्य विक्रम जायसवाल की मुलाकात हुई थी। इसके बाद से ही कयास लगाए जाने लगे थे कि उनका बीजेपी में शामिल होना तय है। बीजेपी के झारखंड प्रदेश से कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र राय ने उन्हें बीजेपी की सदस्यता दिलाई। आदित्य विक्रम जायसवाल के इस फैसले के बाद प्रदेश की सियासत में भूचाल आ गया है। आदित्य विक्रम जायसवाल के बीजेपी में जाने से कांग्रेस के वोट बैंक पर बड़ा असर पड़ सकता है। झारखंड विधानसभा की 81 सीटों के लिए 2 चरणों में मतदान होगा। पहले चरण के लिए 13 नवंबर और दूसरे चरण के लिए 20 नवंबर को वोटिंग होगी। 23 नवंबर को वोटों की गिनती की जाएगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए लाइव टीवी न्यूज के साथ। महाराष्ट्र चुनाव से पहले उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका लगा है। भिवंडी संपर्क प्रमुख और पूर्व विधायक रुपेश महात्रे बीती रात हजारों समर्थकों के साथ शिंदे गुट की शिवसेना में शामिल हो गए। रुपेश के साथ ही शिवसेना यूबीटी के कुछ पदाधिकारियों ने भी शिंदे गुट ज्वाइन कर लिया है। रुपेश महात्रे भिवंडी से उम्मीदवार न बनाए जाने से नाराज थे, तो वहीं पार्टी विरोधी बयानबाजी के कारण शिवसेना यूबीटी ने उन्हें निकाल दिया था।
सीएम एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में रुपेश महात्रे ने शिवसेना ज्वाइन की। सीएम शिंदे ने एक्स पर जानकारी देते हुए लिखा, भिवंडी पूर्व के विधायक रहे रुपेश महात्रे अपने कई कार्यकर्ताओं के साथ कल सार्वजनिक रूप से शिवसेना में शामिल हो गए। हमने उनका पार्टी में स्वागत किया और उनके सामाजिक और राजनीतिक भविष्य की शुभकामनाएं दी। भिवंडी पूर्व सीट पर शिवसेना से संतोष शेट्टी के टिकट दिया है, जबकि ये सीट इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी को मिली। यहां से सपा के रईस शेख प्रत्याशी हैं। रुपेश महात्रे ने 2010 का उपचुनाव, 2014 का विधानसभा चुनाव भिवंडी पूर्व सीट से अविभाजित शिवसेना के टिकट से जीता था। 2019 में रईस शेख ने जीत दर्ज की और सीट सपा के खाते में गई। शिवसेना ने जिस संतोष शेट्टी को प्रत्याशी बनाया है वे पहले बीजेपी में थे। उन्हें 2014 में रुपेश महात्रे ने हराया था। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर चुनावी बिसात बिछ चुकी है। सभी अपने अपने मोहरे चला रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अंतिम चाल चुनाव बाद चली जाएगी। यूं तो भाजपा की अगुवाई में एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी वाली महायुति और कांग्रेस की अगुवाई वाली उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शरद पवार की पार्टी महाविकास अघाड़ी आमने सामने है, लेकिन टिकट बंटवारे से लेकर अब तक खटपट समाप्त होने का नाम नहीं ले रही। हर पार्टी ज्यादा से ज्यादा सीट पर चुनाव लड़ने के बाद अब सबसे ज्यादा सीट जीतने में लगी है। हालांकि रविवार को 2 बयान ऐसे आए जिसने उद्धव ठाकरे के दर्द को और ज्यादा बढ़ा दिया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने राज्य विधानसभा चुनाव में एमवीए को बहुमत मिलने का भरोसा जताते हुए रविवार को कहा कि यह एक पुरानी परंपरा है कि गठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरने वाला दल ही मुख्यमंत्री का नाम तय करता है। नवंबर 2010 से सितंबर 2014 के बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे चव्हाण ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि इस बार इसमें कुछ अलग होना चाहिए। इस बार अगर तीनों दल मिलकर फॉर्मूला बदलना चाहते हैं तो वो ऐसा करने के लिए स्वतंत्र हैं। नेता जो चाहे कर सकते हैं। चव्हाण ने कहा कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता शरद पवार ने भी कहा है कि गठबंधन सहयोगियों में सबसे ज्यादा सीट जीतने वाली पार्टी को मुख्यमंत्री के नाम पर फैसला करना है। सबसे बड़ी पार्टी मुख्यमंत्री का नाम तय करेगी। भाजपा को छोड़कर उद्धव ठाकरे शिवसेना का मुख्यमंत्री बनाने गए थे, वहां भी शरद पवार के कहने पर खुद मुख्यमंत्री बन गए। एकनाथ शिंदे की बगावत के चलते पार्टी टूट गई, सरकार चली गई। उम्मीद थी कि कम से कम गठबंधन के साथी और खासकर शरद पवार साथ देंगे, उन्हें कम से कम मुख्यमंत्री का चेहरा तो जरूर बनवा देंगे, पर बात नहीं बनी। आलम यह है कि कांग्रेस शरद पवार ने भी साफ कर दिया है कि जो पार्टी गठबंधन से ज्यादा सीटें जीतेगी मुख्यमंत्री उसी का होगा। साफ है उद्धव ठाकरे की महाविकास अघाड़ी में नहीं चली, अगर चली तो ऐसे वो नहीं होने देते। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए लाइव टीवी न्यूज। महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड ने अपना सीधा समर्थन कांग्रेस के नेतृत्व में बने महाविकास अघाड़ी गठबंधन को दिया। अपने आधिकारिक पत्र में उलेमा बोर्ड ने 17 शर्तों के साथ ही समर्थन देने की बात कही। इसमें वक्फ बोर्ड को 1000 रुपए देने, आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने जैसी मांग की गई है। इसके अलावा उलेमा बोर्ड ने महाविकास अघाड़ी से वक्फ संशोधन विधेयक का विरोध करने और इसे निरस्त करने की मांग की है। वक्फ संपत्तियों से अतिक्रमण हटाने के लिए महाराष्ट्र विधानसभा में कानून बनाने मांग रखी है। महाराष्ट्र बोर्ड में मुसलमानों के लिए 10% आरक्षण और राज्य में पुलिस भर्ती में शिक्षित मुसलमानों को प्राथमिकता देने की मांग उठाई है। इन सब के बावजूद कांग्रेस की करारी हार होते हुए दिखाई दे रही है। झारखंड में 13 नवंबर और 20 नवंबर को 2 चरणों में विधानसभा के चुनाव होने हैं। वहीं महाराष्ट्र में 20 नवंबर को विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होगी। झारखंड में विधानसभा की 81 सीट है, महाराष्ट्र में विधानसभा की 288 सीट है। झारखंड में बहुमत के लिए 41 सीटों की जरूरत होगी। वहीं महाराष्ट्र में बहुमत का आंकड़ा 145 है। इस बार सबकी नजर इस पर है। महाराष्ट्र में बीजेपी, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी गुट की महायुति फिर सत्ता संभालेगी या कांग्रेस, उद्धव ठाकरे की शिवसेना, यूबीटी और शरद पवार के एनसीपी गुट वाली महाविकास अघाड़ी को जनता चुनेगी। वहीं झारखंड में जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी के महागठबंधन और बीजेपी के बीच सत्ता के लिए मुकाबला है। तो चलिए आपको बताते हैं कि ताजा सर्वे क्या बता रहा है। मेट्राइज ने महाराष्ट्र और झारखंड के लिए जो ताजा सर्वे किया उसके आंकड़े के मुताबिक महाराष्ट्र और झारखंड में कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों के लिए अच्छी खबर के आसार नहीं है। मेट्राइज के सर्वे के मुताबिक महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ महायुति को 145 से 165 सीट मिल सकती है। वहीं महाविकास अघाड़ी को 106 से 126 सीटों पर संतोष करना पड़ सकता है। सत्तारूढ़ महायुति को 47 और महाविकास अघाड़ी को 81% जनता का समर्थन होना इस सर्वे में बताया जा रहा है। मेट्राइज के सर्वे के मुताबिक बीजेपी को पश्चिमी महाराष्ट्र में 48%, विदर्भ में 48% और ठाणे
कोंकण इलाके में 52% तक वोट मिल सकते हैं। वहीं झारखंड के लिए मेट्राइज के सर्वे में दावा किया गया है कि बीजेपी को यहां 45 से 50 सीट मिल सकती है। वहीं जेएमएम के नेतृत्व वाले महागठबंधन को 18 से 25 सीटें ही मिलने का अनुमान जताया है। मेट्राइज के सर्वे में यह भी कहा गया कि बीजेपी के नेतृत्व वाले गठबंधन को झारखंड में 43% वोट मिलेंगे, जबकि सत्तारूढ़ महागठबंधन के दलों को 27.9% ही वोट मिल सकते हैं। अगर विधानसभा चुनाव के नतीजे भी इस सर्वे के मुताबिक ही आते हैं तो इससे कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों को बड़ा झटका लगेगा। इसकी वजह यह है कि लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी को महायुति के मुकाबले ज्यादा जन समर्थन मिला था। बीते दिनों ही कांग्रेस को हरियाणा में भी चुनाव हारकर झटका लग चुका है। हालांकि कांग्रेस के आगे चैलेंज बागी नेताओं का है। रविवार रात को ही कांग्रेस ने कुल 22 कैंडिडेट्स को बाहर का रास्ता दिखाया था जो बागी होकर लड़ रहे हैं। विदर्भ में बागियों की बात करें तो कांग्रेस के सामने नागपुर सेंट्रल, कामठी, रालेगांव, सवनेर और वर्ध में चुनौती है। भाजपा के आगे भी इस इलाके में बागियों से लड़ने की चुनौती है, लेकिन वह कांग्रेस के मुकाबले मजबूत स्थिति में दिख रही है। इसके अलावा रविवार को आईएमएस मैट्रिज के सर्वे में भी भाजपा प्लस में दिख रही है। भाजपा को उम्मीद है कि हरियाणा की तरह ही महाराष्ट्र में भी नतीजा बदल सकता है और लोकसभा चुनाव के मुकाबले उलटफेर दिखेगा। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए लाइव टीवी न्यूज।